नमस्कार साथियों, मैं थारो दोस्त प्रवीण कुमार और आज आप मेवाड़ का इतिहास की अगली जो वीडियो है बा लेके आया हाँ। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी या उदा यानी उदयकरण, फिर रैमल और फिर महाराणा संग्राम सिंह के ऊपर रहेगी साथियों। तो साथियों सबसे पहले आप बात करांगा उदयकरण के बारे में। राणा कुंभा की हत्या करते हुए 1468 में राणा उदा जो है शासक बनता है, लेकिन ये बात जो है मेवाड़ी सरदार कतई स्वीकार नहीं करते हैं कि एक पिता का हत्यारा शासक बने। तो ऐसे में वो सभी राइमल के साथ मिलकर विद्रोह कर देते हैं। तो राणा उदा वहां से भाग जाता है और गयासुद्दीन जो कि मांडव सुल्तान है उसके पास चला जाता है। गयासुद्दीन एक बार तो उसे शरण देने से मना करता है, लेकिन जब वह उदा वचन करता है कि मैं मेरी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा, तो वो राजी हो जाता है। अपने पुत्र सहजमल और सूजमल को साथ लेकर जाता है उदा। एक दिन उदा कहीं जा रहा होता है तो आसमानी बिजली गिरने के कारण उदा की हो जाती है मृत्यु। तो उदा का कोई बड़ा इतिहास नहीं है, ठीक है। पितृ हत्या शासक था, प्रथम पितृ हत्या शासक था ये। मेवाड़ की बात की जाए, मेवाड़ के अंदर प्रथम पितृ हत्या शासक ये माना गया है उदा को। महाराणा रायमल ये 1473 में शासक बनते हैं और 1509 तक शासक शासन करते हैं या शासक रहते हैं। महाराणा रायमल जो है इनके तीन पुत्र मुख्यतः माने गए हैं, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। इनकी एक पुत्री थी आनंदाबाई, इनका भी जिक्र अपने इतिहास में देखने को मिलता है। कहा जाता है इनकी 11 रानियां थी, 13 पुत्र थे और 4 पुत्रियां भी थी। मुख्यतया श्रृंगार देवी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा धनबाई और कुंवर रतन ये इनकी पत्नियां थी। महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी जो कि दुधा की पुत्री थी, श्रृंगार देवी ने गोसुंडा बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडा बावड़ी। और महाराणा रायमल जो है इन्होंने राम, शंकर और समय संकट तालाब बनवाए, जिससे खेती को प्रोत्साहन मिला। खेती को प्रोत्साहन मिला साथियों। अब पृथ्वीराज बात करते हैं पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज जो है ये रायमल का सबसे बड़ा पुत्र था और पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो अच्छा धावक था, इसके अलावा इसकी कल्पना शक्ति जो है बहुत तेज थी और अक्सर ये तलवार की नोक पर कहा करता था कि मुझे मेवाड़ प्रशासन करने के लिए ही पैदा किया गया है। इनके घोड़े का नाम साहन था साथियों। एक दिन क्या होता है कि पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा के साथ एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी से भविष्यवाणी करवाती हैं जन्मपत्रियों के आधार पर। तो ज्योतिषी राणा सांगा की जन्मपत्री को देखकर कहता है कि ये आने वाले समय में मेवाड़ का शासक होगा। ये बात पृथ्वीराज को अच्छी नहीं लगती है। तो पृथ्वीराज क्या करता है कि तलवार निकालकर जैसे ही आक्रमण करता है, तलवार के आक्रमण से तो सांगा बच जाता है, लेकिन इसकी हुल से सांगा की आंख फूट जाती है। अब सांगा वहां से भागता है और जयमल उसका पीछा करता है। सेवंतरी गांव राजसमंद के अंदर बीदा, राठौड़ बीदा जो है ये सांगा की जान बचाने में सफल रहता है, लेकिन स्वयं वीरगति को प्राप्त होता है। अब वहां से सांगा भागता है और अजमेर में करमचंद पवार जो कि एक डाकू था उसके साथ मिल जाता है, उसके साथ शामिल हो जाता है और डकैत का काम शुरू कर देता है। ठीक है। पृथ्वीराज जो था इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। अब ताराबाई के साथ इनका विवाह कैसे हुआ यह भी एक अच्छी कहानी है। एक बार टोडा का राजा राव सुल्तान जो है गयासुद्दीन खिलजी से हार जाता है। गयासुद्दीन खिलजी टोडा, बूंदी और गागरोन जो है उसे छीन लेता है। अब राव सुल्तान आ जाता है रायमल की शरण में। रायमल की शरण में आकर वो घोषणा करता है कि जो व्यक्ति उसे टोडा जीत कर देगा उस व्यक्ति के साथ वह अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह कर देगा। अब पृथ्वीराज क्या करता है कि गयासुद्दीन के साथ युद्ध करता है और टोडा को जीत लेता है। टोडा को जीतकर राव सुल्तान को सौंपता है और राव सुल्तान जो है वचनबद्ध होकर अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज के साथ कर देता है। पत्नी का नाम, ठीक है, रानी का नाम ताराबाई। ताराबाई
ठीक है। और अजमेर दुर्ग जो होता है, अजमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता है कौन? पृथ्वीराज। पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम रख देता है तारागढ़, यानी जो अजमेर के अंदर तारागढ़ है, इसको पृथ्वीराज जो अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ रख देता है। पृथ्वीराज की बहन थी आनंदाबाई, और उसका जो पति था ये था जगमाल, सिरोही का जगमाल। आनंदाबाई का विवाह जगमाल के साथ हुआ था, सिरोही के। अब जगमाल जो आनंदाबाई को प्रताड़ित कर रहा था, तो पृथ्वीराज जगमाल को समझाने के लिए जाता है, लेकिन ये बात जगमाल को पसंद नहीं आती। वो विष युक्त लड्डू पृथ्वीराज के साथ बांध देता है। कुंभलगढ़ किले के पास पहुंचते ही जैसे ही विष युक्त लड्डू खाता है पृथ्वीराज, उसकी हो जाती है मृत्यु। कुंभलगढ़ किले के पास मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज की। और कुंभलगढ़ किले में 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी जो है कुंभलगढ़ किले में पृथ्वीराज की बनी हुई है। ठीक है। अब एक वाक्य आता है बनवीर का। पृथ्वीराज की दासी पूतल दे, पूतल दे का पुत्र था बनवीर। अब बनवीर कौन है? जो कि 4 से 5 साल तक मेवाड़ के शासन को बहुत ही ज्यादा खराब करता है। ये पुतल दे दासी, पुतल दे का पुत्र था बनवीर, और विक्रमादित्य की हत्या करके, यानी पन्नाधाय का जो त्याग देखने को मिलता है ये बनवीर के समय का ही है। विक्रमादित्य की हत्या करके स्वयं ये मेवाड़ का शासक बन जाता है बनवीर, 1536 से 40। ठीक है साथियों, ये था पृथ्वीराज की दासी का पुत्र। बात करते हैं जयमल की। जयमल जो है साथियों, ये सांगा का भाई था, और राव सुरुत्राण जो है इसके साथ ये अशिष्ट व्यवहार करता है, तो राव सुरुत्राण इसकी हत्या कर देता है और रायमल को सूचित कर देता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सोलंकियों द्वारा जयमल की हत्या की गई, सोलंकियों द्वारा युद्ध में जो है जयमल की हत्या की गई। ठीक है, जयमल का कोई ज्यादा इतिहास नहीं है। अब बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की। राणा सांगा के कुछ उपनाम अपने को देखने को मिलते हैं। उपनाम एक तो है हिंदूपत बादशाह, मुख्यतः हिंदूपत इन्हें कहा जाता है। हिंदूपत, हिंदूपत का मतलब होता है साथियों कि 16वीं सदी के अंदर एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को संगठित किया था, हिंदू राजाओं को संगठित किया था। पूरे राजपुताने के जो शासक थे इनको संगठित करते हुए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी खानवा का युद्ध, जिसमें इन्हें 80 घाव लगे थे। और इन्हीं 80 घावों के कारण इन्हें सैनिक का भगनावेश भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा, सैनिक का भगनावेश। क्योंकि साथियों जब राणा सांगा लड़ते थे तो सैनिक की तरह लड़ते थे। शरीर पर 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी लड़ते जा रहा है, तो सैनिक का भगनावेश कर्नल जेम्स टोड ने कहा। अब जैसे ही सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी राजा बनते हैं, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत सबसे पहले राणा सांगा पर अटैक करते हैं। खतौली का युद्ध होता है। खतौली जो है साथियों कोटा के अंदर पड़ता है। ये युद्ध होता है 1517 में, 1517 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा, इस युद्ध में बड़ी आसानी के साथ राणा सांगा जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी हार जाता है, लेकिन खतौली के युद्ध के अंदर क्या होता है कि राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट जाता है, यानी हाथ कट जाता है और पैर के तीर लगने से वो लंगड़ी हो जाती है। जैसे ही खतौली का युद्ध पूरा होता है 1518 के अंदर, फिर इब्राहिम लोदी खतौली की हार का बदला लेने के लिए एक बाड़ी का युद्ध करते हैं। बाड़ी पड़ता है साथियों धौलपुर में। इसमें इब्राहिम लोदी अपने 2 सेनापति मियां हुसैन फरकली, मियां हुसैन फरकली और मियां माखन को भेजता है, और इधर होते हैं सांगा। इस युद्ध में भी सांगा की होती है विजय, और फिर ये दोनों हार जाते हैं। जैसे ही बाड़ी धौलपुर के युद्ध में जो है
राणा सांगा की विजय होती है। अब उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो है बन जाते हैं महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, ये स्वर्ण काल था संगा का। उसके बाद साथियों गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कैसे होता है? गागरोन का युद्ध होता है साथियों कि गुजरात का जो शासक है ये मेदिनी राय चंदेल के शासक को निर्वासित कर देता है। अब चंदेल के शासक मेदिनी राय को गागरोन की जो है जागीर देते हैं सांगा। लेकिन ये बात जो है गुजरात के शासक को अच्छी नहीं लगती है, तो गागरोन पर हमला करता है। जैसे ही गागरोन पर हमला करता है, यह युद्ध होता है 1519 के अंदर। तो मेदिनी राय को बचाने के लिए राणा सांगा इस युद्ध में भाग लेता है और इस युद्ध में भी विजय होती है राणा सांगा की। गुजरात के शासक थे महमूद खिलजी द्वितीय। नहीं, गुजरात के शासक नहीं, ये थे मांडू के सुल्तान। मांडू के सुल्तान थे ये, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय। इस युद्ध में जो है मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय से युद्ध होता है गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर सांगा के साथ। लेकिन इस युद्ध में विजय होती है सांगा की। यानी मेदिनी राय को मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी द्वितीय, ये अपने राज्य से निर्वासित कर देता है। तो मेदिनी राय को गागरोन की जागीर प्रदान करते हैं सांगा। तो ये बात मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को अच्छी नहीं लगती और ये गागरोन पर हमला कर देते हैं। इसलिए मेदिनी राय को बचाने के लिए राणा सांगा इस युद्ध में भाग लेते हैं और महमूद खिलजी को हरा देते हैं। महमूद खिलजी को कैद कर लेते हैं और इनसे कुछ धन लेकर या इनके पुत्र को जमानत के रूप में रखकर इन्हें आजाद कर देते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने राणा सांगा के इस व्यवहार की प्रशंसा की है। तो इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय। अब होता है ईडर का युद्ध 1520 ईस्वी में। ईडर में क्या होता है कि बारमल को हटाकर रायमल को सांगा जो है राजा बना देते हैं। लेकिन गुजरात का शासक जो है ये ईडर पर हमला कर देता है, ईडर पर कब्जा करने के लिए। और राणा सांगा जो है ये लड़ते हैं इस युद्ध को, ईडर के युद्ध को, और ईडरी के युद्ध में भी राणा सांगा की होती है विजय। तो ये साथियों राणा सांगा के कुछ युद्ध थे। अब राणा सांगा अगले भाग में फिर हम देखेंगे कि अन्य कौन से युद्धों में इन्होंने भाग लिया, किस युद्ध में ये जीते, किस युद्ध में हारे, इन्होंने किस किस उपलब्धियों को हासिल किया था। तो धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।